हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम थर्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स होते हैं, ठीक है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसा कि आर्टिकल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा। इस वीडियो में हम देखेंगे कितने शेड्यूल्स हैं। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के ऑप्शनल से रिलेटेड, एनसीईआरटी से रिलेटेड, किसी भी स्टैंडर्ड बुक से रिलेटेड नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है शेड्यूल्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में कितने शेड्यूल्स होते हैं? Schedule is nothing but additional information of articles. Generally they contain list. देखो, शेड्यूल्स नहीं, शेड्यूल्स कुछ होता नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि शेड्यूल्स कुछ होता है। आर्टिकल्स जो होते हैं, आर्टिकल्स को अब हम बहुत लंबा लंबा नहीं लिख सकते, ठीक है। उसके जो भी एक्सप्लेनेशन है, हम उसी आर्टिकल्स में उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए हम क्या कर देते हैं, शेड्यूल में उनके एक्सप्लेनेशन को मेंशन कर देते हैं। मतलब आर्टिकल्स के एक्सप्लेनेशन को हम शेड्यूल में मेंशन कर देते हैं और उसमें लिख देते हैं रिफर शेड्यूल 1, रिफर शेड्यूल 2, रिफर शेड्यूल 3, ठीक है। तो ये कुछ नहीं होता, एक तरीके का एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है आर्टिकल्स का, जिसको आप क्या करते हो, जिसमें लिस्ट होती है, ठीक है। आर्टिकल्स में जो भी चीज़ें एडेड होती हैं उसकी लिस्ट हमें कहाँ मिल जाती है, शेड्यूल्स में मिल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, शेड्यूल 1 क्लियरली मेंशन नेम ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एज वेल एज देयर बाउंड्रीज। जैसे कि हमें क्या होता है, पार्ट में या आर्टिकल्स में सिर्फ ये पता होता है कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। लेकिन आप जब शेड्यूल में जाओगे, शेड्यूल 1 जब आपको पता होगा कि शेड्यूल 1 में क्या हो, जितने भी स्टेट्स हैं उनके नाम, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके नाम और उनकी बाउंड्रीज कहाँ कहाँ तक है, वो सब क्या है, पर्टिकुलरली मेंशन रहता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा शेड्यूल्स। अब यहाँ पे कौन सा शेड्यूल है, मतलब दे आर 12 शेड्यूल्स, आप लोगों को पता ही है 12 शेड्यूल्स हैं। तो किस शेड्यूल्स में क्या चीज़ें मेंशन है, हम क्या करेंगे अब वो देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने नंबर्स लिखे हैं ये शेड्यूल्स के, ये सब्जेक्ट मैटर लिखा है और ये आर्टिकल्स जो जो कवर्ड होते हैं किस शेड्यूल्स में, वो हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या कवर होता है, नेम्स ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। सारे स्टेट्स के नाम और वो स्टेट्स का जो टेरिटरी है वो कितना एरिया उसके अंदर डिफाइंड है, कितना उसका जुरिडिक्शन है, हर कुछ क्या है, मेंशन है। इसके अंदर 1 और 4 आर्टिकल्स क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, ठीक है। नेम्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट। सारे यूनियन टेरिटरीज के नाम और वो यूनियन टेरिटरी कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है, वो सब क्या होता है, हमें मेंशन फर्स्ट शेड्यूल के अंदर मिलता है। सेकेंड शेड्यूल हमारा किस चीज़ से डील करता है, तो सेकेंड शेड्यूल हमारा डील करता है प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एमलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड सो ऑन ऑफ, ठीक है। जो भी आपको सैलरी मिलती है, अलाउंस मिलते हैं, या जो भी आपको स्पेशल पावर्स दी जाती हैं, जो भी प्रिविलेजेस दी जाती हैं, उन सब के, लेकिन किस किस लोगों को ये दी जाती है और किन किन लोगों का मेंशन है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, सेकेंड शेड्यूल के अंदर। इसके अंदर आर्टिकल 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 एंड 221 आर्टिकल्स क्या होते हैं, इसमें कवर्ड होते हैं। फर्स्ट देखो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब प्रेसिडेंट का अलाउंस कितना होगा, उनको कौन सी प्रिविलेजेस मिली होंगी, ये सब क्या होता है, लिखा होता है सेकंड शेड्यूल में। गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, स्टेट्स के गवर्नर के अलाउंसेस, प्रिविलेजेस लिखे होते हैं। स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा के अलाउंसेस, प्रिविलेजेस लिखे होते हैं। चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के प्रिविलेजेस, अलाउंसेस और सैलरीज लिखी होती हैं। द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट, जो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनके बारे में लिखा होता है। द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट, स्टेट के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं उसके चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के प्रिविलेजेस, अलाउंसेस, अमेंडमेंट्स लिखे होते हैं। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के बारे में भी दिया होता है, उनको कौन सी प्रिविलेजेस मिलेंगी, उनके अमेंडमेंट, अलाउंसेस क्या होंगे, ठीक है। फिर हमारा थर्ड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल किस चीज़ से डील करता है,
फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशन फॉर, ठीक है। आप जब भी एक गवर्नमेंट में आ जाते हो, जैसे कि आप मिनिस्टर बनने के लिए जब फॉर्म भरते हो, ठीक है, मिनिस्टर बन जाते हो, तो आपको बहुत सारे ओथ लेने पड़ते हैं, मतलब शपथ लेनी पड़ती है। तो कब कब किसको क्या क्या किस टाइम पे शपथ लेना होता है, ये सब हमें 3rd शेड्यूल में मिल जाता है। और इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स कवर्ड होते हैं, तो इसके अंदर 75, 84 आर्टिकल नंबर 99, आर्टिकल नंबर 124, आर्टिकल नंबर 146, आर्टिकल नंबर 173, आर्टिकल नंबर 188 एंड 219, ठीक है। इतने आर्टिकल्स क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं हमारे 3rd शेड्यूल में। जैसे कि जो फर्स्ट किसका ओथ और अफर्मेशन लिखा होता है, द यूनियन मिनिस्टर अगर आप बन गए तो आपको ओथ और अफर्मेशन जो लेने होते हैं वो 3rd शेड्यूल में मेंशन होते हैं। द कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, अगर आप पार्लियामेंट के इलेक्शंस के लिए कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हो तब भी आपको ओथ क्या करना पड़ता है, लेना पड़ता है। उसके बारे में भी हमें इसी में मिलता है, ठीक है, 3rd शेड्यूल में। द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, उनको भी ओथ लेना पड़ता है, उसके बारे में भी हमें 3rd शेड्यूल में ही मिलता है। 4th है द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनके ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में भी हमें 3rd शेड्यूल में ही मेंशन होता है, ठीक है। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है इंडिया का, उसके भी जो ओथ एंड अफर्मेशंस होते हैं वो हमारे 3rd शेड्यूल में मेंशन होते हैं। द स्टेट मिनिस्टर, जो स्टेट का मिनिस्टर बन जाता है उसको भी अपने ओथ एंड अफर्मेशंस लेने होते हैं, उसके बारे में भी हमें 3rd शेड्यूल में मिल जाता है। द कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, अगर आप स्टेट लेजिस्लेचर के लिए कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हो इलेक्शंस के लिए, तब भी आपको जो ओथ लेना होगा वो कहाँ से, आपको 3rd शेड्यूल से ही देख के ओथ लेना होगा, ठीक है। द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनके भी जो ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में लिखा होता है वो 3rd शेड्यूल में ही लिखा होता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 3rd शेड्यूल। अब 4th शेड्यूल किस चीज़ से डील करता है, तो 4th शेड्यूल हमारा डील करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में किस तरीके से सीट्स का एलोकेशन होगा, ठीक है। ये 4th शेड्यूल के अंडर आता है। इसमें आर्टिकल नंबर 4 एंड आर्टिकल नंबर 80 क्या होता है, इससे रिलेटेड होता है, ठीक है, इसमें एडेड होता है। फिर है हमारा 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल में क्या होता है, प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब। 5th क्या, जितने भी शेड्यूल एरियाज हैं या शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविजंस हैं उनको बनाने का काम हमारे 5th शेड्यूल में लिखा होता है, ठीक है। उसके रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे 5th शेड्यूल्स में लिखे होते हैं। और ये किस आर्टिकल से डील करता है, आर्टिकल नंबर 244 से ये क्या करता है, डील करता है। 6th शेड्यूल हमारा किससे वर्क करता है, प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ आसम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। जो भी प्रोविज़न एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि ये सारे ट्राइबल एरियाज़ को छोड़, मतलब इन चारों को छोड़ के जितने भी ट्राइबल्स एरिया आएंगे वो 5th शेड्यूल में इंक्लूडेड होंगे। लेकिन 6th शेड्यूल में हमें जो चार ट्राइबल एरियाज़ हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन लोगों को क्या की जाती है, थोड़ी एक्स्ट्रा पावर दी जाती है और इनका एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन थोड़ा अलग होता है, इसलिए इसको 6th शेड्यूल में रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ये कौन सा आर्टिकल कवर करता है, तो ये आर्टिकल नंबर 244 एंड आर्टिकल नंबर 275 को कवर करता है, ठीक है। फिर है हमारा 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल किस चीज़ से डील करता है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट इन टर्म ऑफ लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट एंड लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। जो भी पावर्स बटी होती हैं यूनियन और स्टेट के बीच में, जो कि 3 लिस्टों में उनका दिया हुआ है कि 3 लिस्ट बना दी गई है। फर्स्ट लिस्ट है यूनियन लिस्ट, जिसमें यूनियन की पावर्स लिखी होती हैं कि यूनियन के अंडर क्या क्या चीज़ें आएंगी सेंटर के अंदर। दूसरी स्टेट लिस्ट है जिसमें स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट दिए हुए हैं, और कंकरेंट लिस्ट है जिसमें दोनों मिलके वर्क करेंगे, ठीक है। प्रेजेंटली द यूनियन लिस्ट कंटेन 100 सब्जेक्ट, ओरिजिनली 97। आज अगर आप देखो तो यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स हैं, बट इसमें जब बना था ये लिस्ट तो इसमें 97 सब्जेक्ट्स ही थे। द स्टेट लिस्ट कंटेन 61 सब्जेक्ट्स, ओरिजिनली 66।
अब देखोगे तो आप स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन पहले क्या था, ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट्स थे। एंड द कंकरेंट लिस्ट कंटेन 52 सब्जेक्ट्स, ओरिजिनली 47 सब्जेक्ट्स, ठीक है। और कंकरेंट में स्टार्टिंग में 47 था जब बना था, लेकिन अब क्या है 52 सब्जेक्ट्स हैं। इन सब सब्जेक्ट्स को हम क्या करेंगे, जब डिटेल पढ़ेंगे इनका तो हम देख लेंगे, ठीक है। 8th शेड्यूल हमारा क्या दिया हुआ है, 8th शेड्यूल हमारा दिया हुआ है लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल ओरिजिनली इट हैड 14 लैंग्वेज, ठीक है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, कुछ ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज बनाई गई है जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में दर्जा मिला हुआ है कि आप इस लैंग्वेज में कहीं भी बात कर सकते हो और वो एक्सेप्टेबल होगा। पहले तो ये 14 थे, ओरिजिनली जब ये बना था तो इसमें 14 लैंग्वेजेस थे, बट प्रेजेंटली देयर आर 22 लैंग्वेजेस। लेकिन आज अगर आप देखो तो इसमें 22 लैंग्वेजेस है, ठीक है। और वो 22 लैंग्वेज कौन सी हैं, दे आर आसामीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी जिसको डोंगरी भी बोलते हैं, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ठीक है। ये 22 हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज है, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, ठीक है। सिंधी वॉज एडेड बाय द 21st अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। सिंधी को हमने 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 के थ्रू क्या किया था, ऐड किया था। कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली वर एडेड बाय द 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। कोंकणी, मैथिली और नेपाली को हमने क्या किया था, 71st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या किया था, ऐड किया था। एंड बोडो, बोडो को भी, बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली वर एडेड बाय द 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। डोंगरी, मैथिली एंड संथाली, बोडो को हमने 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू क्या किया था, ऐड किया था। ओडिया वॉज रीनेम्ड एज उड़िया बाय द 96th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। ओडिया को हम लोग ओडिया में इसका नाम दूसरा चेंज किया था, किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 96th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2011 के हमने ओडिया को ओडिया कर दिया था, ठीक है। फिर 9th शेड्यूल किससे डील करता है, तो एक्ट एंड रेगुलेशंस ओरिजिनली 13 बट प्रेजेंटली 282, 19 ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विथ लैंड रिफॉर्म एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम एंड ऑफ द पार्लियामेंट डीलिंग विथ अदर मैटर्स, ठीक है। इसमें जो भी एक्ट्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो लिखे होते हैं। स्टार्टिंग में ये 13 थे, लेकिन अब क्या है 282 हैं। और ये देखो, इसमें जो भी 9 शेड्यूल में जो भी चीज़ ऐड होती है ना, वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर होती है, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना। एंड ऑफ द पार्लियामेंट डीलिंग विथ This schedule was added by the First Amendment 1951 to protect the laws included to form judicial scrutiny on the grounds of violation of fundamental right, ठीक है। इसको हमने फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में ऐड किया था और इसको हमने जुडिशियल स्क्रूटनी से बाहर रखा है कि जुडिशियल इस पर क्या कर सकती है, अपना रिव्यू नहीं दे सकती है। बिकॉज क्या होता था, अगर कोई भी प्रॉपर्टी का मैटर आया, कुछ आया, तो लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को लेके पहुंच जाते थे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, ये है, वो है। इसलिए क्या कर दिया गया, ऐसा बोल दिया गया कि अगर कोई भी सब्जेक्ट 9 शेड्यूल में एडेड है, इसका मतलब उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा और आप उस पर अपना फंडामेंटल राइट क्लेम नहीं कर सकते हो। However, in 2007, the Supreme Court ruled that the law included in this schedule after April 24, 1973 are now open to judicial review. लेकिन 2007 के बाद 24 अप्रैल 1973 के बाद से क्या हुआ था, जुडिशियल रिव्यू के लिए इसको ओपन कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओपन कर दिया था। इसके अंदर आर्टिकल नंबर 31B क्या होता है, डील करता है, आर्टिकल 31B से डील करता है, ठीक है। फिर है हमारा 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल क्या है हमारा, प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। अगर पार्लियामेंट के किसी भी इंसान को, किसी भी मेंबर्स को या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स को डिसक्वालीफाई करना है तो उस क्या होगा, 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। दिस शेड्यूल वॉज एडेड बाई द 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985
ऑल्सो नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको आप लोग सीधा साधा समझिए कि अगर आप इलेक्ट होने के बाद दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हो तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा, डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। इसको ऐड किया गया था। और इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स एडेड होते हैं, तो आर्टिकल नंबर 102 एंड आर्टिकल नंबर 191 इसमें एडेड होते हैं, ठीक है। 11th शेड्यूल हमारा क्या है, स्पेसिफाइज द पावर्स, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। इसमें मेनली पंचायत को पावर्स दी गई थी, ठीक है। इसमें इट हैज़ 29 मैटर्स, 29 मैटर्स ऐसे हैं जो कि पंचायत को मिले हैं, लेकिन वो स्टेट पे डिपेंड करता है, स्टेट देना चाहती है तो देती है, नहीं देना चाहती है तो बहुत जगह नहीं देती है। दिस शेड्यूल वॉज एडेड बाई द 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। इसको हमने कब ऐड किया था, तो 73rd अमेंडमेंट 1992 के अकॉर्डिंग हमने इसको ऐड किया था। और ये आर्टिकल डील्स विद 273G, स्पेसिफाइज द पावर, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। 12th शेड्यूल जो है हमारा वो क्या करता है, म्यूनसिपालिटीज़। ये पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बताता है, म्यूनसिपालिटी की बताता है, ठीक है। इट हैज़ 18 मैटर्स, इसके अंदर 18 ऐसे मैटर्स हैं जो म्यूनसिपालिटी को दिए गए हैं। दिस शेड्यूल वॉज एडेड बाई द 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, और इसको हमने 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या किया था, ऐड किया था। और इस आर्टिकल में क्या चीज़ ऐड होता है, 243W क्या होता है, ये आर्टिकल उससे डील करता है। तो ये था हमारे सारे शेड्यूल्स जिसको मैंने डिटेल में बता दिया, बट इसका भी एक क्या होना चाहिए, एक्रोनिम्स होना चाहिए, जिससे आप क्या कर लो, इसको अच्छे से पढ़ लो। तो आइए हम देखते हैं, देखो इसका एक्रोनिम्स क्या है, इसको शॉर्टकट क्या है, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, टीयर्स ऑफ कोल्ड पीएम, ठीक है। कोल्ड पीएम, ठंडे पीएम के टीयर्स, ठीक है, बहुत ईजी है, टीयर्स ऑफ कोल्ड पीएम, ठीक है। टीयर्स ऑफ कोल्ड पीएम, तो टीयर्स ऑफ कोल्ड पीएम, ठीक है। तो टीयर्स का टी, टेरिटरीज एंड स्टेट्स, ई का एमलमेंट्स, ए का अफर्मेशन एंड ओथ, आर का राज्यसभा सीट एलोकेशन, एस का शेड्यूल एरियाज, ओ का अदर ट्राइबल एरियाज, एफ का फेडरल लिस्ट, सी का क्या था, सी का यहाँ पे है, यहाँ पे ऑफिशियल, यहाँ पे सी ओ क्या होगा, साथ होगा, यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, ठीक है। एल का लैंड रिफॉर्म और DPM, ठीक है, ओल्ड PM। तो डी का होगा डिफेक्शन, 1985 52nd अमेंडमेंट एक्ट। PM का P पंचायत, 73rd अमेंडमेंट एक्ट। M का म्यूनसिपालिटीज, 74th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रीएम्बल, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर आपको NCERT या किसी भी स्टैंडर्ड बुक या किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।